Good morning, students. I hope you are fit and fine at your home. Today, in this section of chemistry, we are going to discuss about the postulates of Bohr atomic model. जो हम previous section में हमने शुरू किए थे, हम डिस्कस कर रहे थे, उन्हीं को कंटिन्यू करेंगे. बोर्स एटॉमिक मॉडल के जो postulates थे, जो पॉइंट्स थे, उनको हम डिस्कस कर रहे हैं. प्रीवियसली लास्ट टाइम हमने जो लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था, जो लास्ट पॉइंट डिस्कस किया था, वो था एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विच इज़ रिवॉल्विंग इन द हाइड्रोजन एटम का डिस्कशन चल रहा था. तो या हाइड्रोजन जैसे जो एटम्स हैं जिनमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो उनके लिए जो एनर्जी थी वो बोर्स एटॉमिक मॉडल में जो दी गई थी वो एनर्जी थी दिस -1312/n² किलोजूल पर मोल. ये एनर्जी हमने डिस्कस की थी कि कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसकी एनर्जी हम कैसे दे सकते हैं, किस एनर्जी लेवल में है. एन यहाँ पे एनर्जी लेवल था, एन एनर्जी लेवल है, एन कैन बी वेरीड 1 2 3 4 हो सकता है. तो एन जो है वो वेरी कर रहा था, तो एनर्जी भी वेरी कर रही है. जो हमारा इलेक्ट्रॉन है जो हाइड्रोजन एटम के अंदर है, तो एनर्जी इज वेरिंग. सो नाउ जो एनर्जी यहाँ पे है दैट इज टेकन एज नेगेटिव. एक चीज़ आपने यहाँ पे गौर की कि यहाँ पे जो एनर्जी है वो नेगेटिव में ली जा रही है. नेगेटिव एनर्जी, वाई वी हैव टेकन द नेगेटिव एनर्जी? द क्वेश्चन अराइजेस, नेगेटिव एनर्जी क्यों ली हमने यहाँ पे? नेगेटिव एनर्जी लेने का कारण क्या है? देखिए, जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, ये सेंटर में न्यूक्लियस, ये ऑर्बिट्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है. दिस इज द न्यूक्लियस. नाउ जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो जो काफ़ी दूर है न्यूक्लियस से, इट हैज़ एन इनफाइनाइट डिस्टेंस, वो काफ़ी दूरी पर है न्यूक्लियस से. सो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल. वो काफ़ी कम है, नेग्लिजिबल है ही नहीं. So due to this infinite distance and due to the negligible force of attraction, जो इलेक्ट्रॉन है उस पर जो एनर्जी है दैट इज टेकन एज जीरो अराउंड. तो उस पर जो एनर्जी वो जीरो है क्योंकि इनफाइनाइट डिस्टेंस है. नाउ एज सून एज जो हमारा इलेक्ट्रॉन है जैसे जैसे ये नज़दीक बढ़ता है, किसके नज़दीक बढ़ रहा है? न्यूक्लियस के नज़दीक बढ़ता है, तो क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आता जाता है. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम इनटू एग्जिस्टेंस. धीरे 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 फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बढ़ता जा रहा है. और जैसे से ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, इसके बढ़ने के साथ साथ क्या हो जाता है, जो एनर्जी है वो भी अब क्या है, चेंज हो रही है. अब वो एनर्जी क्या हो सकती है? जीरो से नीचे और क्या, मतलब एनर्जी इज गोइंग लेस, और कम होती जाती है, एनर्जी डिक्रीज होती जाती है. एज सून एज जो इलेक्ट्रॉन हमारा है वो न्यूक्लियस की तरफ बढ़ता है तो एनर्जी डिक्रीज होती जाती है. अब जीरो से नीचे डिक्रीज क्या हो सकती है? वो नेगेटिव हो सकती है. नाउ इट बिकम्स नेगेटिव. तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन रेगुलरली मूव करता है टुवर्ड द न्यूक्लियस, द एनर्जी गोज ऑन डिक्रीजिंग एंड बिकम्स लेस नेगेटिव. एंड दैट्स व्हाई द एनर्जी टेकन इन द हाइड्रोजन एटम में जो हमने एनर्जी ली दैट इज टेकन एज नेगेटिव. यहाँ पे इसलिए वो एनर्जी हम क्या लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं. सो दिस इज द रीजन व्हाई द एनर्जी इज टेकन एज नेगेटिव इन केस ऑफ, वहाँ पे हमने जो ऑर्बिटल की जो एनर्जी ली है, इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी ली है वो नेगेटिव ली है. नेक्स्ट पॉस्टुलेट यहाँ पे जो आता है इन केस ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल, वो क्या है? जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हर एक ऑर्बिट में ट्रैवल नहीं करते, हर एक ऑर्बिट में मूव नहीं करते. दे मूव ऑन दोज ऑर्बिट्स इन विच द एंगुलर मोमेंटम इज mvr. एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π. mvr यानी आपका एंगुलर मोमेंटम, इट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π. उन्हीं ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करेंगे जिन ऑर्बिट्स में जो एंगुलर मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन्स का वो इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए h/2π का. सो जो पॉसिबल ऑर्बिटल्स है, द पॉसिबल orbitals of electrons in which they travel have angular momentum as integral multiple of h/2π. यानी यही परमिसिबल ऑर्बिटल्स है. ठीक है, हर एक ऑर्बिटल, तो बहुत सारे पॉसिबल हो सकते हैं, तो हर एक ऑर्बिटल में मूव नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन. वो उन्हीं ऑर्बिटल में मूव करेगा जिनका क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का
जो एंगुलर मोमेंटम है दैट इज इंटीग्रल मल्टीपल, एन मतलब इंटीजर, एन यहाँ पे इंटीजर है 1 2 3, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई होगा, वहीं पे वो रिवॉल्व करेगा। दिस वॉज द नेक्स्ट पोस्टुलेट ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल का जो हमने यहाँ पे देखा था। नेक्स्ट क्या है, जो इलेक्ट्रॉन्स है जब वो अपने लोवेस्ट एनर्जी लेवल पे होते हैं, जब वो अपने क्या होते हैं लोवेस्ट एनर्जी लेवल पे जब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं नॉर्मल स्टेट और ग्राउंड स्टेट। व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर एट देयर लोवेस्ट एनर्जी लेवल, then the state is called ground state और normal state। क्या बोलेंगे उसको, ग्राउंड स्टेट बोलेंगे या नॉर्मल स्टेट बोलेंगे, जब इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अपने क्या है लोवेस्ट एनर्जी लेवल पे हैं। अंडरस्टैंड, दे कीप ऑन रिवॉल्विंग, वो घूमते रहते हैं अपने उसी स्टेट में, अपने उसी नॉर्मल स्टेट में, लोवेस्ट एनर्जी लेवल में वो घूमते रहेंगे न्यूक्लियस के चारों तरफ, और उस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, दैट इज टर्म्ड एज नॉर्मल स्टेट और ग्राउंड स्टेट। अंडरस्टैंड, यहां पे वो ना एनर्जी गेन करेंगे ना लूज करेंगे, ये कहने का मतलब है कि ना एनर्जी वो गेन करेंगे जब वो ग्राउंड स्टेट पे होंगे, ना वो लॉस्ट करेंगे। सो दिस इज द लोएस्ट एनर्जी स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज प्रेजेंट अराउंड द न्यूक्लियस। तो इस स्टेट को हम बोलते हैं नॉर्मल स्टेट और ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। ठीक है, अब क्या है, अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करता है या रिलीज करता है, ठीक है, दो बातें हो सकती हैं, या तो एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा या रिलीज करेगा। अगर वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, मूव टुवर्ड द हायर एनर्जी ऑर्बिटल, वो कहां जाएगा, अपने नॉर्मल एनर्जी स्टेट से, ग्राउंड स्टेट से जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो वो कहां चला जाता है, हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है। ठीक है, और अगर वो हायर एनर्जी लेवल में एनर्जी लूज करता है तो वो कहां जाता है, लोअर एनर्जी लेवल में आ जाता है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। जब नॉर्मल स्टेट से कहां गया, ये न्यूक्लियस है मान लीजिए, ठीक है, ये हमारे ऑर्बिटल्स हो गए। अब इलेक्ट्रॉन यहां पे है, अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब की एनर्जी, तो यहां से कहां चला जाएगा, हायर एनर्जी लेवल में चला जाएगा। जब एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, तो लोअर से हायर एनर्जी लेवल में चला जाएगा। तो ऐसे में वो एक्साइट हो गया, उसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। और दूसरा भी वही है कि अगर ये क्या है, इलेक्ट्रॉन यहां प्रेजेंट है, हायर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और वो क्या कर रहा है, एनर्जी इमिट कर रहा है, एनर्जी छोड़ी उसने, तो वो कहां आ जाएगा, लोअर एनर्जी स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, अगर एनर्जी इमिट करता है तो लोअर में आता है, और एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो लोअर से हायर में चला जाता है इलेक्ट्रॉन। दोनों कंडीशंस को हम बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये दो स्टेट होती हैं इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंग टू बोर एटॉमिक मॉडल, एक नॉर्मल ग्राउंड स्टेट जिसमें वो अपनी लोवेस्ट एनर्जी लेवल पे, दूसरी होती है एक्साइटेड स्टेट, या तो लोअर से हायर में चला जाएगा, हायर से लोअर में आ जाएगा। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? तो ये जो थे हमारे यहाँ पे पोस्टुलेट्स थे फॉर द बोर्स एटॉमिक मॉडल, जहां पे बोर्स एटॉमिक मॉडल जो हमने देखा उसके पोस्टुलेट्स है। ठीक है, यहाँ पे हाँ एक आप ये और देख सकते हैं कि जो एनर्जी का डिफरेंस है डेल्टा ई, दैट विल बी इक्वल टू E2 माइनस E1। एक्साइटेड स्टेट के लिए है ये, हायर से लोअर में जाएगा, जहां से आया है या जहां गया है उसकी एनर्जी होती है E2। ठीक है, और जहां जा रहा है वो एनर्जी होगी E1। तो E2 माइनस E1, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, तो वो क्या निकल जाता है, एनर्जी का डिफरेंस आ जाता है दोनों एनर्जी ऑर्बिटल्स के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल ये एनर्जी लेवल 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तो हमारा इलेक्ट्रॉन मान लीजिए कहां से 1 से कहां चला जाएगा, गया अगर 3 में गया, तो हम क्या निकालेंगे, डेल्टा ई कैसे निकालेंगे, E3 माइनस E1। तो ई फाइनल जो एनर्जी है E3 की हो गई, और इनिशियल किसकी होगी, 1 की हो गई ऑर्बिटल की, तो E3 माइनस E1 कर देंगे उसको, तो फाइनल माइनस इनिशियल हो जाता है। तो एनर्जी डिफरेंस हो जाता है, भी कितने एनर्जी डिफरेंस इलेक्ट्रॉन का है जब वो लोअर से हायर में गया या हायर से लोअर में गया, भाई कितनी एनर्जी उसने इमिट की या कितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की। ये कैसे निकलता है, ये फॉर्मूला डेल्टा ई इक्वल टू E2 माइनस E1, फाइनल माइनस इनिशियल ऑर्बिटल की जो एनर्जी है, उससे हमें ये पता चल जाता है कि हमारा इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कितना उसने कंज्यूम किया या कितना यूज किया। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? सो दिस इज द कॉन्सेप्ट्स, और यू कैन से दीज आर द कॉन्सेप्ट्स ऑफ
बोर्स एटॉमिक मॉडल जो आपने यहां पे देखे इसके अंदर, ठीक है। अब यहां दूसरा हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि यूजफुलनेस क्या थी बोर्स एटॉमिक मॉडल की, क्या बेनिफिट मिला हमें बोर्स एटॉमिक मॉडल से। यूजफुलनेस सबसे पहली तो यही है कि इसने पूरे एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। मतलब मेजरली यही बातें हैं। फर्स्ट थिंग आप ये कह सकते हो कि इट एक्सप्लेन्स द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। एटम की स्टेबिलिटी को इसने क्या किया, पूरी तरह एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। ये एक बहुत अच्छी बात थी। यहां पे बोर्स एटॉमिक मॉडल में इलेक्ट्रॉन की क्या है, जो स्टेबिलिटी है उसको एक्सप्लेन, एटम की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन किया। यहां पे उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन किस तरह रिवॉल्व करते हैं, वो एनर्जी ना तो लूज करते हैं ना गेन करते हैं। ये बात डिस्कस नहीं हुई थी रदरफोर्ड में। बोर्स एटॉमिक मॉडल ने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन ना तो एनर्जी लूज करेगा ना गेन करेगा। तो उस हिसाब से ये जो था स्टेबिलिटी को पूरी तरह क्या करता था, एक्सप्लेन करता था ये बोर्स एटॉमिक मॉडल। दूसरा यूजफुलनेस क्या आई दूसरी यूजफुलनेस ये आई कि इसने क्या किया, जो लाइन स्पेक्ट्रम था हाइड्रोजन एटम का, जो लाइन स्पेक्ट्रम था, इट एक्सप्लेन्ड द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के लाइन स्पेक्ट्रम को पूरी तरह एक्सप्लेन किया इसने। आपको याद होगा मैं प्रीवियस सेक्शन में किया था, लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पीफंड, ये जो 5 सीरीज रेडिएशंस की जो डिस्कवर हुई, ये इसी बोर्स मॉडल के अंतर्गत ही इसमें आई थी। तो बोर्स मॉडल में जो लाइन स्पेक्ट्रम है उसको पूरी तरह एक्सप्लेन किया गया हाइड्रोजन में। जो प्रीवियस जितने भी मॉडल्स आए उनमें उनके बारे में कोई जिक्र नहीं था, स्पेक्ट्रम के बारे में ही जिक्र नहीं था, ठीक है। तो लाइन स्पेक्ट्रम को जिक्र नहीं था, यहां पे लाइन स्पेक्ट्रम का यूज किया गया तो ज्यादा आपको इफेक्टिव मॉडल यहां पे देखने को मिला और एनर्जी भी वहां से डिस्कवर हुई। दैट्स वाई स्टेबिलिटी जो एटम की है वो सिद्ध होती है कि भी एटम स्टेबल है यहां पर। तो ये यूजफुलनेस है स्टूडेंट्स, दो जो है बोर्स एटॉमिक मॉडल की यूजफुलनेस है जो वहां फायदा हुआ। नेक्स्ट आती है लिमिटेशंस। लिमिटेशंस बोर एटॉमिक मॉडल की, लिमिटेशंस भी है। क्या लिमिटेशंस है बोर एटॉमिक मॉडल की? पहली बात तो यह है कि इसने सिर्फ जो लाइन स्पेक्ट्रम था, स्पेक्ट्रा जो था, वो सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन किया, या हाइड्रोजन जैसे एटम्स के लिए स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन किया। जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 से ज्यादा है, उन एटम्स के लिए ये लागू नहीं होता था स्पेक्ट्रम, ठीक है। दैट मीन्स ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक आप कह सकते हो कि इट ओनली एक्सप्लेन्ड द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन atom and atoms like hydrogen having one electron। तो उन्हीं स्पीशीज के लिए क्या होता था, लागू होता था जो हाइड्रोजन के जैसी हैं, जिनमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। अगर इलेक्ट्रॉन 1 से ज्यादा हो गया तो ऐसे एटम्स के लिए, आयंस के लिए ये जो स्पेक्ट्रा था ये काम नहीं करता था, ये मॉडल काम नहीं करता था, सिर्फ हाइड्रोजन के लिए सीमित था। दूसरी बात, लिमिटेशन। 2 इफेक्ट होते हैं जिनको हम बोलते हैं, एक को बोलते हैं जीमन इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट। जीमन इफेक्ट होता है स्प्लिटिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और स्टार्क इफेक्ट होता है स्प्लिटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये दोनों इफेक्ट यहां पे एक्सप्लेन नहीं थे, ठीक है। यानी जब हम मैग्नेटिक फील्ड में डालेंगे एटम को तो वहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो स्प्लिट होती हैं, दैट इज जीमन इफेक्ट। और इलेक्ट्रिक फील्ड में जब रखेंगे तो वहां से क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो स्प्लिट होती हैं। मैं आपको बता दूं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड को, उसके डायरेक्शन को एक्सप्लेन करती हैं, उसकी प्रॉपर्टीज को बताती हैं, उसकी स्ट्रेंथ को बताती हैं। ये आप फिजिक्स में पढ़ेंगे इनके बारे में, ठीक है। तो
इनके बारे में, इनके स्प्लिटिंग के बारे में इस मॉडल के अंदर कोई भी बात नहीं कही गई थी. सो दिस बोर्ड्स मॉडल वाज अनेबल टू एक्सप्लेन द बेसिकली द स्प्लिटिंग इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यानी कि जीमन इफेक्ट और जो आपका स्टार्क इफेक्ट है उसको एक्सप्लेन करने में ये असक्षम था ये मॉडल. एक और बात है कि यहां पे ये जो हमारा हम कह सकते हैं कि जो मॉडल है, बाकी तो इसने स्टेबिलिटी तो बताई एटम की, चीजें एक्सप्लेन थी, पर 3 डायमेंशनल जो स्ट्रक्चर था एटम का उसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन यहां पे नहीं था. इट कुड नॉट एक्सप्लेन द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम, कुड नॉट एक्सप्लेन द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, 3D स्ट्रक्चर ऑफ एटम. 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के बारे में यहां पे कोई बातें एक्सप्लेन्ड नहीं थी स्ट्रक्चर के अंदर. सो लाइक दिस स्टूडेंट्स, ये थी हमारी लिमिटेशन, ये यूजफुलनेस है और ये लिमिटेशंस हैं. किसकी लिमिटेशंस है? बोर्स एटॉमिक मॉडल की. ये यूजफुलनेस है हमारे बोर एटॉमिक मॉडल की. दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल. तो बेसिकली ये कंप्लीट हमारा क्या था? बोर्स एटॉमिक मॉडल था, जिसने काफी हद तक एटम को ऑब्वियसली एक्सप्लेन भी किया, काफी हद तक स्टेबिलिटी को भी एक्सप्लेन किया. ठीक है, काफी अच्छा डायरेक्शन दिया साइंटिस्ट को. ठीक है. So in case if you have any doubt in this topic, you can WhatsApp on my number, students. Thank you.